हेलो बच्चों, कैसे आप सब? बढ़िया हो? आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पे सेल साइकिल और सेल डिवीजन को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनिशियली हमने आपके समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस के ऊपर डिटेल में हमने बात की है। माइटोसिस के सभी फेजेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया है कि यहाँ पे प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में और टीलोफेज में आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, साइटोकाइनेसिस कैसे होता है। और इससे पहले हमने इंटरफेज को डिस्कस किया कि यहाँ पे सेल कोशिका विभाजन की तैयारी कैसे करती है। तो कुल मिला के हमने यहाँ पे सभी प्रकार के एस्पेक्ट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, सभी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आज हम इसी प्रकार से एक नए प्रकार के विभाजन की हम बात करें जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जनरली देखो, जब हम समसूत्री विभाजन की हम बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन आपका एक कॉमन एक तरीके से विभाजन आपको देखने को मिलता है सेल में, जो आपको फ्रीक्वेंटली हर जगह आपको चलता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ और सिर्फ आपको गेमीट के फॉर्मेशन के दौरान ही देखने को मिलता है। यानी जहाँ पे एक तरीके से गेमीट का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको अर्धसूत्री विभाजन की एग्जिस्टेंस प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे फिनोमिना आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पे एम फेज भी आपको M1 M2 इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आपके सामने अर्धसूत्री विभाजन की बेटा जी। तो देखो, यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन हमेशा आपको द्विगुणित कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। यानी अर्धसूत्री विभाजन आपकी ऐसी प्रक्रिया है जो आपको हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में पाई जाती है। जब हम समसूत्री विभाजन की हम बात कर रहे थे तो समसूत्री विभाजन की जो प्रक्रिया है वो आपको दोनों प्रकार के सेल्स, चाहे ए गुणित है चाहे द्विगुणित है, दोनों प्रकार के सेल्स में आपको देखने को मिल रही थी प्लांट के केस में। लेकिन जब हम अर्धसूत्री विभाजन की बात करेंगे तो ये ऐसी प्रक्रिया है जो आपको एनिमल और प्लांट दोनों में ही एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यह हमेशा द्विगुणित कोशिकाओं में ही देखने को मिलेगा। यानी अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया आपको ए गुणित कोशिका में नहीं देखने को मिलती है, सिर्फ और सिर्फ द्विगुणित कोशिकाओं में ही आपको अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलेगा। और अर्धसूत्री विभाजन के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, इसे है न्यूनीकारी या न्यूनीकरण विभाजन भी कहते हैं। विभाजन भी कहते हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन को हम रिडक्शनल डिवीजन हम बोल रहे हैं। रिडक्शनल डिवीजन हम बोल रहे हैं। अगर आपसे पूछे कि जो अर्धसूत्री विभाजन है ये रिडक्शनल डिवीजन क्यों है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस विभाजन द्वारा बनने वाली संतति कोशिकाओं में चाहे डीएनए की मात्रा की हम बात करें या गुणसूत्र के नंबर की हम बात करें, दोनों ही एक तरीके से आपको आधा देखने को मिलेगा पैतृक सेल के कंपैरिजन में। यानी इस विभाजन द्वारा बनने वाली संतति कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा व गुणसूत्रों की संख्या पैतृक कोशिका से आधी होती हैं, आधे हो जाती हैं, आधी हो जाती हैं। यानी आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है
रिडक्शन आपको देखने को मिल रहा है, कमी आपको देखने को मिल रही है। यानी अगर जैसे पेरेंटल सेल में अगर 46 क्रोमोसोम है, यानी 46 अगर गुणसूत्र हैं, तो इस विभाजन के बाद जो संतति कोशिकाएं बनेगी उनमें सिर्फ और सिर्फ आपको 23 गुणसूत्र देखने को मिलेंगे, यानी गुणसूत्र का नंबर आधा हो गया है। तो इसमें न्यूनीकरण यानी कमी हो रही है, इसलिए इसे हम न्यूनीकारी विभाजन हम बोल रहे हैं, यानी रिडक्शनल डिवीजन इसे हम बोलते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया को थोड़ा समझने से पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि यहाँ पे जो केंद्रक विभाजन है और कोशिका द्रव्य जो विभाजन है वो किस प्रकार चलता है, और यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन एक तरीके से किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा सा हम एक लाइन से इस कंसेप्ट को समझते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन के अंदर डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार होता है, लेकिन केंद्रक कोशिका द्रव्य विभाजन आपको 2 बार देखने को मिलेगा। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ से आपको नीट में क्वेश्चन कई बार आपको देखने को मिल सकता है, अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। देखो यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को आप कैसे डिस्कस कर सकते हो, तो हम इसको सिंपल वे में कुछ इस प्रकार से डिस्कस कर सकते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी डीएनए रिप्लिकेशन एक बार होता है, लेकिन डीएनए का रिप्लिकेशन एक बार होता है, लेकिन केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन 2 बार होता है। इस वजह से जो गुणसूत्र की जो संख्या है, डीएनए की जो अमाउंट है, वो आपके संतति कोशिकाओं में क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछे कि अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए का रिप्लिकेशन आपको एक बार ही देखने को मिलता है, केंद्रक व कोशिका द्रव्य विभाजन की जो प्रक्रिया है वो आपको 2 बार देखने को मिलेगी। यानी इसमें जो एम फेज है वो एम फेज आपकी 2 बार आएगी, M1 और M2। तो आगे हम थोड़ा सा इन सीक्वेंशियल मैनर में अर्धसूत्री विभाजन के साइकिल को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये साइकिल कैसे चलता है। यानी अर्धसूत्री विभाजन के सभी अवस्थाओं के ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, अर्धसूत्री विभाजन की अवस्थाएं, अर्धसूत्री विभाजन की क्या अवस्थाएं आपको देखने को मिल रही हैं, कैसे आप समझाओगे इसे। तो यहाँ पे हम इसको इस प्रकार से आपके सामने रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, जैसे ये हमने यहाँ पे इस प्रकार से सभी अवस्थाओं को रिप्रेजेंट किया है। यानी अर्धसूत्री विभाजन में आपको G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये सारी फेजेस देखने को मिलेगी। इन फेजेस के साथ साथ में यहाँ पे M फेज आपको 2 बार देखने को मिलेगी। यानी यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये है G1 फेज, S फेज, G2 फेज, और यहाँ पे आपको M1 एंड M2 इस प्रकार से M फेज 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से यहाँ तक जो आपकी अवस्थाएं हैं आपकी मियोसिस की M फेज को बता रही हैं। यानी अर्धसूत्री विभाजन की
एम प्रावस्था है ये, जिसे हमने यहाँ पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। इसमें M1 और M2 इस प्रकार से ये दो फेजेज आपको देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, अर्धसूत्री विभाजन के जो M1 फेज हैं, इस M1 फेज में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? आधी होती है। और अर्धसूत्री विभाजन की M2 फेज में डीएनए की मात्रा क्या होती है? आधी होती है। यानी स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर आपको M2 फेज में देखने को मिलेगी। M1 फेज में सिर्फ जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर अरेंज होते हैं और ऑपोजिट पोल की ओर मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से नए बनने वाले जो डॉटर सेल्स हैं M1 फेज के बाद, वो आपकी आधे क्रोमोसोम के साथ बनेगी, लेकिन उनमें डीएनए की अमाउंट डबल रहेगी। तो वो जो हर गुणसूत्र के अंदर डीएनए की अमाउंट आपकी डबल है, मात्रा दुगनी है, उसको हम आधा करते हैं M2 फेज में। आगे हम इसको सीक्वेंशियल मैनर में डिस्कस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो, ये हमने अवस्थाएं डिस्कस की हैं। अब ये जो फेजेस हमने डिस्कस किए हैं M1 और M2, इनको थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में इनमें और कौन से आपको फेजेस देखने को मिल रही हैं और उन्हें हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन दोनों फेजेस के बीच में एक आपको इंटरमीडिएट फेज भी आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। इसे हम बोल सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इसे हम बोल सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, ये दो हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अर्धसूत्री विभाजन, जब हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की M फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको प्रोफेज फर्स्ट देखने को मिलेगी, मेटाफेज फर्स्ट देखने को मिलेगी, एनाफेज फर्स्ट देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको टीलोफेज देखने को मिलेगी। और टीलोफेज के बाद यहाँ पे आपको कोशिका द्रव्य विभाजन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रकार से। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं अर्धसूत्री विभाजन सेकंड की, तो यहाँ पर भी आपको इसकी एक प्रोफेज देखने को मिलेगी सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। इस प्रकार से यहाँ पे आपको सीक्वेंशियल मैनर में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और कोशिका द्रव्य विभाजन, और यहाँ पर भी इसकी एंडिंग में आपको कोशिका द्रव्य विभाजन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जब M1 फेज से M2 फेज में हम जाते हैं, या M1 फेज के बाद M2 फेज स्टार्ट होती है, तो इन दोनों फेजेस के बीच में एक शॉर्ट फेज आती है जिसे हम बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। यानी बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट फेज है। यानी यहाँ पे हम M1 और M2 के बीच की फेज की हम बात करते हैं, जिसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। और इंटरकाइनेसिस आपकी ऐसी फेज हैं, इंटरकाइनेसिस आपकी ऐसी फेज हैं जो कम अवधि की हैं। यानी कम अवधि की अवस्था, कम अवधि की अवस्था है। एक पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये कम अवधि की अवस्था है, और इसी के साथ साथ इस अवस्था में आपको डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं देखने को मिलता है। डीएनए का रिप्लिकेशन
नहीं होता है, यानी डीएनए का प्रतिकृतिकरण इस फेज में आपको नहीं देखने को मिलेगा। कम अवधि की अवस्था है, यानी शॉर्ट, इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बहुत ही शॉर्ट आपको देखने को मिलेगा। M1 फेज के बाद तुरंत कुछ समय बाद ही M2 फेज आपकी शुरू हो जाएगी, और इस फेज में ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन की नहीं जाती है, ना तो यहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, कम अवधि की इंटरमीडिएट फेज आपको देखने को मिल रही है 2M प्रावस्थाओं के बीच की, है ना। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो, और ये हमने शॉर्ट में डिस्कस किए कि ये फेज आपकी चलती कैसे है। तो हम इसी प्रकार से कुछ और पॉइंट्स के रिगार्डिंग हम बात कर सकते हैं। अब थोड़ा सा हम समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन को थोड़ा एक दूसरे से हम कंपेयर करते हैं, और एक्चुअल में ये कैसे चल रहे हैं इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारे पास एक कोशिका है, और ये कोशिका हमारी एक फेज में एग्जिस्ट कर रही है जिसे हम बोलते हैं जीवन फेज, और इसके अंदर हमको इस प्रकार से 4 गुणसूत्र हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी ये एक कोशिका है जो जीवन फेज में है, यहाँ पे गुणसूत्र कितने हैं, तो बोलेंगे कि यहाँ पे गुणसूत्र है 4। यहाँ पे क्रोमेटिड कितने बनेंगे, तो यहाँ पे क्रोमेटिड हैं आपके 4, या क्रोमेटिन हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो गुणसूत्र हैं उनमें 4 क्रोमेटिन या क्रोमेटिड आपको देखने को मिल रहे हैं। इनिशियली जब ये एक तरीके से अनफोल्डेड स्टेट में है तो हम इन्हें क्रोमेटिन बोलते हैं, जब ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाएंगे तो क्रोमेटिड बनाएंगे। और जो मेटाफेजिक जो क्रोमोजोम होते हैं उनमें जनरली आपको जो एक तरीके से क्रोमेटिड देखने को मिलती है वो डबल देखने को मिलती है, क्योंकि इससे पहले एस फेज के अंदर डीएनए की अमाउंट डबल हुई थी, है ना। तो सेंट्रोमियर पर दोनों क्रोमेटिड एक साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो इस वजह से हमें वहाँ पे डीएनए की अमाउंट हर एक गुणसूत्र में डबल देखने को मिलती है, लेकिन नंबर वही रहता है। तो यहाँ पे हम समझ रहे हैं, थोड़ा हाइपोथेटिकली हम समझ रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे इन फेजेज में आपके गुणसूत्र एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यहाँ पे जो डीएनए है वो क्रोमेटिन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम समझने के प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहे हैं। तो जीवन फेज के बाद आपकी आएगी एस प्रावस्था, और एस फेज में आपको क्या देखने को मिलता है, डीएनए का रिप्लिकेशन देखने को मिलता है, और डीएनए रिप्लिकेशन के बाद यहाँ पे जो आपकी अगली फेज आएगी वो आएगी आपकी G2 फेज। इस प्रकार से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन के बाद G2 फेज में डीएनए की अमाउंट डबल हो गई है, लेकिन गुणसूत्र का नंबर अभी भी वही है। पहले जो गुणसूत्र था उसमें आपको एक क्रोमेटिड देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब एक ही गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड हैं। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि G2 फेज में ये जो सेल है इसमें गुणसूत्र कितने हैं, तो आप बताओगे यहाँ पे 4 गुणसूत्र हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे क्रोमेटिड कितनी है, तो क्रोमेटिड यहाँ पे आपको 8 देखने को मिल रही है, क्योंकि एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड हैं, और टोटल 4 गुणसूत्र में यहाँ पे आपको 8 क्रोमेटिड देखने को मिलेगी। अब इसी को हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर ये सेल आपकी समसूत्री विभाजन के थ्रू अगर विभाजित होती है, अगर इस सेल में आपको समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, तो उस स्थिति में यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी। इस प्रकार से 2 पुत्री कोशिकाएं बनेगी, और इन दोनों पुत्री कोशिकाओं में आपको इस प्रकार से आनुवंशिक पदार्थ का, मटेरियल का आपको वितरण देखने को मिलेगा। इस प्रकार से यानी यहाँ पे G2 फेज में ये जो सेल है अगर समसूत्री विभाजन करती हैं, तो यहाँ पे 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, 2 पुत्री कोशिकाएं बनती हैं। और आप सभी को पता है
समसूत्री विभाजन को हम सम विभाजन भी बोलते हैं, और समसूत्री विभाजन में जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पैतृक कोशिका की ही प्रतिलिपि होती हैं, कॉपी होती हैं। तो जिस प्रकार से आपको पैतृक कोशिका में डीएनए की अमाउंट आपको देखने को मिल रही है या गुणसूत्रों का नंबर देखने को मिल रहा है, वही एक तरीके से मात्रा और उतना ही नंबर में आपको गुणसूत्र देखने को मिलेगा डॉटर सेल्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पेरेंटल सेल ये थी और इससे ये पुत्री कोशिकाएं बनी हैं, तो इनमें भी एक तरीके से यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, गुणसूत्रों का नंबर 4 देखने को मिल रहा है, और हर एक गुणसूत्र में आपको एक क्रोमेटिड देखने को मिल रही है। तो जाहिर सी बात है क्रोमेटिड का नंबर भी कितना है, 4 है। जैसा कंपोजिशन, जैसा अरेंजमेंट हमको पैतृक कोशिकाओं में देखने को मिल रहा था, वैसी ही व्यवस्था हमको यहाँ पे इन पुत्री कोशिकाओं में देखने को मिल रही है। जब समसूत्री विभाजन चलेगा तो इस प्रकार से आपकी कोशिकाएं बनेगी। अगर यही आपका अर्धसूत्री विभाजन चलता है, यानी अर्धसूत्री विभाजन अगर होता है, तो उस केस में यहाँ पे 4 कोशिकाएं बनेगी बेटा जी, इस प्रकार से 4 संतति कोशिकाएं बनेगी। और आपको यहाँ पे पॉइंट ध्यान में रखना है, यहाँ पे डीएनए की मात्रा भी आधी हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो जाएगी। यानी अब एक ही पैतृक कोशिका से यहाँ पे 4 पुत्री कोशिकाएं बनी हैं अर्धसूत्री विभाजन से, यानी 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण। तो इनमें गुणसूत्र की अगर संख्या की बात करें, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या है 2। पैतृक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या थी 4 और पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या है 2। इसी प्रकार से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ यानी क्रोमेटिड की हम बात कर सकते हैं। तो हर गुणसूत्र में एक ही क्रोमेटिड आपको देखने को मिले, तो क्रोमेटिड भी है 2, यानी डीएनए की मात्रा भी आधी हो गई है, गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो गई है ना। तो इस प्रकार से हम इसको समझते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरव्यू के तौर पे हमने डिस्कस किया है कि एक्चुअल में अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन में चलता क्या है ना, कैसे एक तरीके से यहाँ पे कितनी डॉटर सेल्स बनती हैं और डीएनए की अमाउंट या गुणसूत्रों की संख्या कैसे आधी होती है। अब हम एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, अर्धसूत्री विभाजन के सिग्निफिकेंस को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअल में अर्धसूत्री विभाजन की सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है। और इसका महत्व आपको देखने को मिलता है गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, यानी युग्मक निर्माण के दौरान। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, उनमें आपको जो युग्मक है उनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन से देखने को मिलेगा, जिससे संतति कोशिकाओं में जो डीएनए की अमाउंट है, गुणसूत्रों की जो संख्या है वो समान बनी रहेगी। आप सभी को पता है, जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जनरल फिनोमिना हम डिस्कस करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे आप बोलते हो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में नर युग्मक बनते हैं और मादा युग्मक बनते हैं, और नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के बाद यहाँ पे क्या होता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज से क्या होता है, जीव बनता है। तो यहाँ पे इनिशियली जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो क्या है, वो 2n कंडीशन के अंदर है। और अगर वो समसूत्री विभाजन से एक तरीके से अगर अपने युग्मक बनाएगा, तो यहाँ फीमेल भी 2n युग्मक बनेंगे, मेल में भी 2n युग्मक बनेंगे, 2n युग्मक मिलेंगे, तो यहाँ पे युग्मनज में क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। और अब इस युग्मनज से जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें डीएनए की अमाउंट भी
पेरेंट से क्या है, डबल है, गुणसूत्र की संख्या भी क्या है, डबल है। अगर इस प्रकार से एक तरीके से फिनोमेना चलता है तो एक तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से आपका बिगड़ जाएगा और प्रॉपर एक तरीके से आपको ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तरीके से यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के अंदर स्टेबिलिटी एक तरीके से रिक्वायर्ड है। और ये जो फिनोमिना है ये आपका जनरल सेल के अंदर एक तरीके से आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन जब हम ऑर्गेनिज्म के नंबर इंक्रीजमेंट की हम बात करते हैं या एक तरीके से नए ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ पे आपको गुणसूत्रों की संख्या और आनुवंशिक पदार्थ की जो मात्रा है वो आपको कांस्टेंट रखनी है। तो ये रखने के लिए नेचर ने एक तरीके से नए प्रकार के डिवीजन को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। अब यहाँ पे ये जीव जो समसूत्री विभाजन से एक तरीके से युग्मक बनाएगा तो इस प्रकार से बनेंगे, लेकिन अगर यही अर्धसूत्री विभाजन से बनाएगा तो यहाँ पे युग्मक के अंदर आपको डीएनए और गुणसूत्र की मात्रा आधी देखने को मिलेगी। जब आधी आधी मात्रा मिलेगी तो यहाँ पे संतति एक तरीके से युग्मनज के अंदर संतति ऑर्गेनिज्म के अंदर वापस एक तरीके से 2n कंडीशन, जिस प्रकार की कंडीशन आपको इनिशियली जीव में देखने को मिल रही थी, ऑर्गेनिज्म पेरेंट पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रही थी, वही कॉम्बिनेशन आपका फिर संतति के अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पेरेंट है, जो मेल पेरेंट है, उसने एक तरीके से अपने आधे क्रोमोसोम एक तरीके से डोनेट किए हैं। जो फीमेल एक तरीके से ऑर्गेनिज्म है उसने भी एक तरीके से अपने आधे क्रोमोसोम डोनेट किए हैं। तो मेल और फीमेल के आधे आधे क्रोमोसोम के मिलने से एक पूरे जितना एक तरीके से क्रोमोसोम रिक्वायर्ड है पूरा सेट एक तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है, यानी 2n कंडीशन आ जाती है। इनिशियली जो पेरेंटल पॉपुलेशन उनमें 2n कंडीशन है, गेमीट में nn कंडीशन है, nn के मिलने से वापस 2n बन जा रहा है ना। तो ये हमको क्या करना होता है, स्टेबल रखना होता है जेनेटिक मेकअप को, और ये इस वजह से एक तरीके से आपको गैमीट के निर्माण के दौरान ये प्रक्रिया आपको इस प्रकार से देखने को मिलती है। इसको तुम थोड़ा एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। कैसे समझोगे बेटा जी? यानी अर्धसूत्री विभाजन का युग्मक निर्माण के दौरान महत्व, यानी अर्धसूत्री विभाजन का युग्मक निर्माण के दौरान क्या महत्व है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे उदाहरण के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं नर युग्मक के निर्माण की, नर युग्मक का निर्माण। और इसे आप कैसे समझ सकते हो, तो यहाँ पे आपको स्पर्मेटोगोनिया देखने को मिलती है। स्पर्मेटोगोनिया में 2n कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। इसमें चलता है आपका, इससे एक तरीके से आपकी बनती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से के बाद आपकी बनती है यह आपके समसूत्री विभाजन से बनेगी। और अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मियोसिस फर्स्ट। यहाँ पे आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट के बाद यहाँ पे बनेगी द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में आपको अर्धसूत्री विभाजन सेकंड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी स्पर्मेटिड बनेगी। और स्पर्मेटिड में आपको फॉर्म में चेंज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से चार फाइनली एक तरीके से आपके क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया अपना नंबर इंक्रीज करती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं। यहाँ पे 2n कंडीशन है तो यहाँ पर भी 2n कंडीशन देखने को मिलेगी।
अब इनिशियली अगर हम यहाँ पे 46 गुणसूत्र अगर हम माने क्रोमोसोम, और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जब हम स्पर्मेटोसाइट सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ पे 23 ही आपकी क्या है, क्रोमोसोम है। लेकिन यहाँ पे अभी भी एक तरीके से आपका डीएनए क्या है, डीएनए आपका यहाँ पे 2C कंडीशन के अंदर है, यहाँ पे 4C कंडीशन में था, और फाइनली जब यहाँ पे शुक्राणु बनेगा यानी अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड होगा, तो यहाँ पे जो डीएनए है, गुणसूत्र का जो नंबर है वो आपको 23 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डीएनए की अमाउंट आपकी 1 से आपको देखने को मिलेगी इस प्रकार से। तो यहाँ पे हमने एक प्रक्रिया को हमने डिस्कस किया सोल्ट में, और ये युग्मक निर्माण की प्रक्रिया है, और मेल गेमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है इससे हम समझ सकते हैं। एक बार मैं आपको लैंग्वेज की फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमने स्पर्मेटोगोनिया की बात की, स्पर्मेटोगोनिया वो सेल्स हैं जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी, और इन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनती हैं, यानी प्राथमिक शुक्राणु जनन कोशिकाएं बनती हैं। और ये जो शुक्राणुजन कोशिकाएं बनी है, प्राथमिक शुक्राणुजन कोशिकाएं, ये अब अर्धसूत्री विभाजन करेगी। तो अर्धसूत्री विभाजन फास्ट करके ये द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट बनाएगी, और द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन सेकंड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से यह स्पर्मेटिड बनाएगी। स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल है और स्पर्म मोटाइल होता है, तो स्पर्मेटिड नॉन मोटाइल से मोटाइल फॉर्म में कन्वर्ट होगी, और फाइनली एक तरीके से यहाँ पे क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी। इनिशियली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट यहाँ पे इस डिवीजन में इन्वॉल्व हो रही है, तो 4 एक तरीके से यहाँ पे स्पर्म बनेंगे, डेवलप होंगे। जब अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट चलेगा तो इनिशियली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 46 थी। अर्धसूत्री विभाजन पहला खत्म होगा तो गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाएगी। तो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र आपको 46 देखने को मिल रहे थे, द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में गुणसूत्र आपके 23 हो गए हैं। लेकिन अभी भी इन गुणसूत्रों में डीएनए की अमाउंट डबल है। हमने कहा कि पहले अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी होगी, और दूसरे अर्धसूत्री विभाजन में डीएनए की जो अमाउंट डबल है वो आपकी वापस क्या होगी, आधी होगी। यानी अभी हमको यहाँ पे जो गुणसूत्र देखने को मिल रहे हैं उनमें आपको एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड आपको देखने को मिल रही हैं। अब जब आपका द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन जब आपका ये सेकंड पूरा होगा, तो अब ये जो 23 गुणसूत्र हैं, यहाँ पर भी 23 गुणसूत्र हैं, लेकिन पहले इन 23 गुणसूत्रों में डीएनए की मात्रा 2C थी, अब कितनी हो गई है, 1C हो गई है। तो इस प्रकार से आपका विभाजन चलता है, और इसके द्वारा हम गैमीट बनाते हैं, ताकि जनरेशन टू जनरेशन गुणसूत्रों की जो संख्या है, डीएनए की जो अमाउंट है, वो हमारी कांस्टेंट बनी रहे, है ना। तो इस प्रकार से हम इस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन के तौर पे आज हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है। आगे हम इन फेजेस के ऊपर बात करेंगे, और मियोसिस के जो सबसे इम्पोर्टेंट फेज हैं वो है प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज में फर्स्ट में भी आपको बहुत सारे सब फेजेस देखने को मिलेगी। और यहाँ पे मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस में मियोसिस फर्स्ट ही एक तरीके से आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जनरली हम सभी प्रकार के स्टेजेस के ऊपर हम बात करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा टाइम देने की हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे की जितनी भी फेजेस हैं वो लगभग एक तरीके से सिमिलर ही चलती है, जिस प्रकार से आपको माइटोसिस में देखने को मिल रहा था, समसूत्री विभाजन में आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट आपकी बड़ी ही सिग्निफिकेंट फेज है, क्योंकि यहाँ पे एक फिनोमेना आपको देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय की वजह से जीवों के अंदर क्या आती हैं, विभिन्नताएं आती हैं, वेरिएशंस एक तरीके से क्रिएट होती हैं। हम हमारी सराउंडिंग में देखते हैं, पेरेंट पॉपुलेशंस को हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जिन पेरेंट्स से बने हैं उनके जैसे होते हैं, लेकिन उनके जैसे एग्जैक्ट उनके जैसे नहीं होते, यानी कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ उनमें हमको देखने को मिलेगी। तो वो कैसे डेवलप हो रही है, तो इस प्रकार की कुछ कंसेप्ट्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में किसी नए टॉपिक का साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।